अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस एमडीकेट सिलेबस में एसिड बेस एंड सॉल्ट के यूनिट्स हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम इनको मिलाकर यूनिट 6 बनाया है। तो इनको देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल है और किस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, इनको पहचानते हैं। इनको डिस्कवर बाय द क्लॉड लॉइस बर्टोलेट एंड 1803। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले मरतबा जो है 1803 में क्लॉड लॉइस बर्टोलेट इन्होंने डिस्कवर किया था। ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, रिवर्सिबल में ये नहीं होता। और इसको हम डबल हाफ हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या कम्प्लीटली आप इस तरह भी डबल हेड ये भी लगा सकते हैं, इक्वल साइन ये भी लगा सकते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम के वक्त जो है आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है इनका रेट इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि दोनों साइड पे कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपके पास दोनों का रेट ऑफ कन्वर्जन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट ऑफ कन्वर्जन जो है ये बराबर होना चाहिए। या इनके बजाय इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम है। इनको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंचता है तो वो रुकता नहीं बल्कि कंटिन्यूसली चेंज इनटू ईच अदर, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो है आपके पास जब आपके पास एक ही रेट के साथ यहाँ पर सपोज 10 मालिक्यूल आ रहे हैं और 10 यहाँ पर वापस बन रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि आपके पास जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो इनको फिर हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर केमिकल हम हटा दें तो इक्विलिब्रियम फिज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं जहाँ पर रिएक्शन ना हो, जैसे आपके पास इवापोरेशन कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाए, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। या बच्चे पार्क में शीशा के ऊपर दोनों का वेट जो है एक ही तरह है, या आपके पास बैलेंस मौजूद है, दोनों पड़ों में जो है आपके पास 1 kg मास रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में तो दोनों साइड है लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, वहाँ पे रिएक्शन नहीं है। इनको हम क्लोज सिस्टम में ऑब्टेन करते हैं कि यहाँ से कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एस्केप ना करें। कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक साइड से रिएक्शन बढ़ेगा तो दूसरे साइड से भी बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है क्यों हासिल करते हैं, इसलिए कि इस वक्त इसकी एनर्जी कम होगी केमिकल इक्विलिब्रियम के वक्त, तो इसलिए ये दोबारा मेन पोजीशन पे आना चाहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरा मेन पोजीशन है। अगर मैं आगे की तरफ गिरूँगा तो मैं पीछे की तरफ ज़ोर लगाऊंगा, पीछे गिरूँगा तो आगे की तरफ ज़ोर लगाऊंगा। तो इसी तरह अगर यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वापस इक्विलिब्रियम हासिल करें, वापस मेन पोजीशन हासिल करें। इस वक्त इसकी एनर्जी कम अज़ कम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, होमोजीनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम पेज में हैं, जैसे ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैस है और ये भी गैस, तो इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उनको हम होमोजीनस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर यहाँ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर एक ही भी सब्सटेंस अगर दूसरे फिजिकल स्टेट में मौजूद हो तो फिर उसको हम हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहेंगे। इनको हम किस तरह डिटरमिन करते हैं? फिजिकल मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्री, पोलैरिमेट्री, रिफ्रैक्टोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री में एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं। अगर बार बार हम एब्जॉर्बेंस नोट कर रहे हो, सेम रिजल्ट रिपीट हो जाए तो समझ जाइए आपके पास इक्विलिब्रियम में है। पोलैरीमीटर से हम रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, लाइट की जो रोटेशन है उनको नोट करते हैं, तो अगर वो बार बार सेम रिजल्ट रिपीट हो तो समझ जाइए ये इक्विलिब्रियम में है। रिफ्रैक्टोमेट्री में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करते हैं, तो अगर सेम रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा हो तो समझ जाइए ये इक्विलिब्रियम को पहुंच चुके हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अगर अचीव ना हुआ हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो रिजल्ट भी मुख्तलिफ होगा। केमिकल मेथड है टाइट्रेशन के थ्रू, कि हम एक चीज़ को ब्यूरेट में और दूसरा प्लास में लेते हैं और उनको टाइट्रेट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर सेम अमाउंट बार बार यूज़ में आ रहा है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अब इक्विलिब्रियम में है। वो जो मिक्सचर हमने प्लास में मिलाया होगा हम
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या एसिड बेस से उसके अल्टरनेट दूसरी चीज़ से जो ब्यूरेट में लिया होगा उससे टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेशन एक केमिकल मेथड है। इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए आपको प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और क्लोज कंटेनर इनकी जो है ज़रूरत होगी। प्रेशर को आप चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को और क्लोज कंटेनर ये चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। इसमें जो है आपके पास प्रेशर, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम या ये जो है आप चेंज करेंगे तो कुछ देर के बाद, यानी अगर कंसंट्रेशन क्लोज कंटेनर में तो मुस्तकिल चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ये तीनों ऑप्शन मौजूद हो कि किससे इफ़ेक्ट होगा तो इफ़ेक्ट तो तीनों से होगा, लेकिन टेम्परेचर से मुस्तकिल एक नई वैल्यू आपको केसी की मिलेगी। तो ये इससे जो है परमानेंटली डिस्टर्ब होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। और प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है उस कुछ देर के बाद जो है इक्विलिब्रियम वापस से अचीव कर लेंगे, लेकिन टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो आपको एक नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। इससे इक्विलिब्रियम परमानेंटली डिस्टर्ब होगा, एक और आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक और केसी की वैल्यू मिलेगी। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी और केसी जो क्यों के है रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यूसी और केसी जो है इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्यूसी कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की रेशो है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इक्विलिब्रियम के वक्त जब आप प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, और जब विदाउट इक्विलिब्रियम होगा, बिफोर द इक्विलिब्रियम, विदाउट इक्विलिब्रियम, तो फिर इनको हम क्यूसी कहेंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। अगर आप जिस तरह हेबर प्रोसेस था, अमोनिया का रिएक्शन था, आप हीलियम नियॉन ऐड करें तो वो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा जब तक कोई सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्शन में हिस्सा न ले। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो आपके पास ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है कि इक्विलिब्रियम के वक्त उस मिक्सचर का कलर क्या है, प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, पीएच क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं उस चेंज को या नोट कर सकते हैं, तो बड़े लेवल पर हम इन्हें जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इन्हें कहते हैं। जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर हो तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो ये जो है आपके पास जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। उनका जो पीएच होगा, डेंसिटी होगी, उनका जो कंसंट्रेशन होगा, कलर, प्रेशर, ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इनके ऊपर एमसीक्यूज बनेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बी सेम आर डिफरेंट बट आर नॉट नेसेसरली इक्वल। आपके पास ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के वक्त सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनाऊँ कि आपके पास रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है और प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो भी सेम है और इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर दें कि आपके पास ये जहाँ पर ये कर्व ख़त्म हुआ और ये पैरेलल हो गए तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन को देखें तो ये अलग होगा और इसका अलग होगा। तो कंसंट्रेशन इसका मुख्तलिफ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम में होगा, और सेम भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन नहीं है। दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड ये इक्वल होना चाहिए, न कि आपके पास कंसंट्रेशन। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक पुल के ऊपर जो है, दरिया के ऊपर एक पुल मौजूद है, एक साइड पर 200 पीपल जो है बंदे खड़े हैं और एक साइड पे जो है 50 है। तो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि एक साइड पर 200 बंदे हैं और एक साइड पर 50 है। बस हमारा काम इससे है कि अगर रूल ये हो कि 10 बंदे उस साइड से आएंगे और 10 बंदे इस साइड से, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। माइक्रोस्कोपिकली एट द मॉलिक्यूलर लेवल फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू अकरिंग बट देयर रेट बैलेंस आउट। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली
तो ये यानी रिएक्शन रुका हुआ नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूसली एक दूसरे में चेंज होंगे, कन्वर्ट होंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर। माइक्रोस्कोप और आपको जो है बाहर से क्या नज़र आएगा कि प्रेशर भी सेम है, कलर भी सेम है, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। माइक्रोस्कोपिकली नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व इन मेजरिंग प्रॉपर्टीज़। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर चेंज। तो आपके पास जब प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वक्ती तौर पर तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर के साथ ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kc की वैल्यू परमानेंट जो है चेंज हो जाएगी। और जब आप प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो वापस उसे ऑब्टेन कर लेंगे इक्विलिब्रियम को। इसमें एक स्टेटमेंट है, इनके ऊपर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ले चैटलियर प्रिंसिपल। ले चैटलियर प्रिंसिपल आपके पास जब किसी सिस्टम को, सिस्टम का मतलब जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अगर उनको हम डिस्टर्ब कर दें, उनके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर दें, स्ट्रेस का मतलब यानी हम बाहर से उसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करें, तो वो इनके काउंटरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसे मिनिमाइज़ करने में जो है लगेगा। तो इस स्टेटमेंट, इस प्रिंसिपल को जो है ले चैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आगे की तरफ गिरूंगा तो मैं पीछे की तरफ ज़ोर लगाऊंगा, तो क्योंकि मुझे मीन पोजीशन ये चाहिए। तो इसी तरह अगर मैं बाहर से प्रेशर अप्लाई करूंगा तो सिस्टम उस साइड पे शिफ्ट होगा कि प्रेशर को कम कर दिया। अगर मैं बाहर से प्रेशर कम करूंगा तो ये उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा हो। इसी तरह कंसंट्रेशन को हम बाहर से अगर कम करेंगे तो वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कम करेगा, अगर हम कम करेंगे तो सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को सीखना है कि ये होता कैसे है और हमें किस तरह पता चलेगा कि कंसंट्रेशन से डायरेक्शन क्या होगी, प्रेशर से क्या होगी और टेम्परेचर से क्या होगी। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या है कि जब भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो सिस्टम उस साइड पर शिफ्ट होगा जहां उस बाहर के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें जो आपने चेंज किया है। ले चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू अपोज द अप्लाइड चेंज। जो अप्लाइड चेंज होगा बाहर से कि उनको अपोज करे, उनकी मुखालिफत करे। अगर आपने बढ़ाया हो तो उसको मिनिमाइज़ कर देगा, अगर आपने बाहर से किसी फैक्टर को मिनिमाइज़ किया है तो वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे इस दो इक्वेशन के ऊपर ये तमाम फैक्टर्स जो है अप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 ये याद रखें कि टेम्परेचर आपको कैसे पता चलेगा। जब आप एक रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर के मुतालिक एमसीक्यूज़ आ जाए तो टेम्परेचर का पता आपको इस वैल्यू ये लाजिमी गिवन होगी, इससे पता चलेगा। ये पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये है एंडोथर्मिक। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन के लिए अगर हम बाहर से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो इसके पास कौन सा मैकेनिज़्म है कि वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दे। तो ये वैसे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर को गायब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हम इनके लिए टेम्परेचर जो है इनको डिक्रीज़ कर दे तो ये किस तरह इंक्रीज़ कर सकता है। तो जो रिएक्शन इस साइड पर एंडोथर्मिक है तो उस साइड पर वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूँ तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा -180.5, यानी जो भी रिएक्शन इस साइड पर एंडोथर्मिक तो उस साइड पर एक्सोथर्मिक। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं टेम्परेचर को ड्रॉप कर दूँ तो ये मैंने टेम्परेचर कम किया, ये किस तरह बढ़ा सकता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस साइड पर ये एक्सोथर्मिक हैं। तो ये था टेम्परेचर का, आपको पता चलेगा इस वैल्यू से। इसी तरह आप ये बातें इनके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पहले से इस साइड पर एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वो इस साइड पर शिफ्ट होगा कि जिस साइड पर वो एंडोथर्मिक हो, ये याद रखें। और जब आप टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो इस साइड पर शिफ्ट होगा जहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, जिस साइड पर। प्रेशर को आप कहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2, प्रेशर। प्रेशर जो है जब आप बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये सिस्टम उस साइड पर शिफ्ट होगा जहाँ पर
लेस नंबर ऑफ मोल मौजूद हो, लेस नंबर ऑफ मोल, किस चीज़ की, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे तो ये उस साइड पर शिफ्ट होगा। नंबर 1 तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि प्रेशर वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे जब तमाम सब्सटेंस जो है आपके पास गैसियस फॉर्म में हो, गैसेस हो, यानी अगर लिक्विड या सॉलिड का लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस हैं इक्वेशन में तो इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, गैस के ऊपर अप्लाई होगा। नंबर 2, गैसेस में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल है दोनों के तो इनके ऊपर भी प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल इक्वल है। जैसे यहाँ पर 1 मोल तो टोटल रिएक्टेंट 2 मोल और यहाँ पर भी 2 मोल, तो इनके ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें बाहर से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 मोल और 1 ये टोटल रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स, तो इनके लिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये फॉरवर्ड साइड पर जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल मौजूद है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपने बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ कर दी तो ये अगर फॉरवर्ड साइड प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कम है, तो नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो मालिक्यूल कम होंगे, कोलिजन कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इन्होंने इस तरीके से प्रेशर को मिनिमाइज़ कर दिया। अगर हम बाहर से प्रेशर को कम कर दें तो रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जहाँ पर मोर नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, यानी ये इस रिएक्शन के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों कि बैकवर्ड साइड पर इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। आपने प्रेशर को कम किया था तो ये किस तरह बढ़ा सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इस साइड पर आएगा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था टेम्परेचर और प्रेशर का। इसी तरह थर्ड हमारे पास जो है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन तो ईजी है, अगर आप जो है रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो जो चीज़ ज़्यादा होगा वो कमी की तरफ आएगा, तो प्रोडक्ट की तरफ आएगा, इसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। अगर आप बाहर से प्रोडक्ट की एडिशन करते हैं, यानी मैं अगर इसमें NO बाहर से ऐड कर दूँ तो बैकवर्ड साइड पर, अगर N2 या O2 ऐड कर दूँ तो इस साइड प्रोडक्ट साइड पर फॉरवर्ड साइड पर आएगा। इसी तरह SO3 बाहर से ऐड कर दूँ तो साइड पर बैकवर्ड साइड पर ये रिएक्शन जाएगा। तो जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट की तरफ ये शिफ्ट होगा और इसको हम बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन कहते हैं। या इनके बजाय एडिशन के बजाय आप इस तरह भी MCQ आ सकता है कि अगर हम NO को हटा दें तो ये फिर कम हो जाएंगे तो रिएक्टेंट जो है इस साइड पर आएगा। अगर हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को रिमूव कर दें तो वो कम हो जाएंगे, ये साइड बढ़ जाएगा तो उस साइड पर बैकवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम जो जिस तरह इसको बाहर से इनको चेंज करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं सिस्टम को, तो ये इनको अपोज करेगा, उनके अपोजिट काम करेगा। किस लिए कि इक्विलिब्रियम हासिल करें। किस लिए इक्विलिब्रियम हासिल करेंगे, इसलिए कि वो उसमें स्टेबिलिटी होगी, उस वक्त सिस्टम की एनर्जी कम से कम होगी, तो इसलिए वो वापस इक्विलिब्रियम हासिल करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा कि हम किस तरह टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन इनको जो है अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन के ऊपर। तो टेम्परेचर का ये जो वैल्यू मेंशन है ये लाजिमी गिवन होगी, इसके बगैर हम नहीं बता सकते। और जो प्रेशर है उसमें आप कहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे, आपको जो है नंबर ऑफ मोल ये काउंट करने होंगे दोनों साइड पर। और कंसंट्रेशन तो आसान है, अगर आप ये ऐड करेंगे तो उस साइड पे जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इस साइड पर आएंगे। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उनको हम फॉरवर्ड, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है इनको रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन का नाम देते हैं। इनके ऊपर ये MCQs है 2NO2 प्लस N2O4 और माइनस 57.2 किलो पर मोल, ये इनकी एनर्जी है। ये क्वेश्चन ये है कि एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एग्जिबिट ए कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर। एक तो ये हिंट दिया है कि आपके पास जो है ब्राउन कलर ये अपीयर हो रहा है 2NO2 की वजह से। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अगर हम इनके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, हम इनके वॉल्यूम को या कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और इनके जो है सिर्फ हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इज़ करेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कौन सी करेक्ट होगी। तो इनको देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ये ख़ुद है एक्जोथर्मिक,
तो अगर आप बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इनके पास कौन सा मैकेनिज़्म है कि वो टेम्परेचर को ड्रॉप कर दे। तो हमने कहा था कि इस साइड पर एक्सोथर्मिक तो उस साइड पर एंडोथर्मिक होगा, तो ये बैकवर्ड साइड पर जो है शिफ्ट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जो है शिफ्ट होगा, तो उस डायरेक्शन में इनकी जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा। और आपके पास ये NO2 जो ब्राउन कलर है वो मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा था कि ब्राउन कलर जो है वो NO2 की वजह से है। तो द कलर इंटेंसिटी इंक्रीज एंड द टोटल प्रेशर डिक्रीज, द कलर इंटेंसिटी इंक्रीज एंड द टोटल प्रेशर इंक्रीज। आप इनके प्रेशर को देखें, यहाँ पर 1 मोल है और ये है 2 मोल। तो एक तो द कलर इंटेंसिटी इंक्रीज, NO2 बन रहा है तो कलर भी इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी, एंड द टोटल प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि उसके 2 मोल बन रहे हैं। तो ये C नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। इनके अलावा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट एन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वक्त जो है आपके पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट एन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, rate of forward reaction, concentration of the reactant only, pressure of the system, temperature of the surrounding, which of the following macroscopic properties remain constant and reversible reaction at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम के वक्त आपके पास जो है कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो कांस्टेंट रहेगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आपके पास जो है ये तो कांस्टेंट नहीं होता, और न ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, तो दोनों का होगा। प्रेशर ऑफ द सिस्टम इफ दे आर गैसियस स्टेट, तो ये ऑप्शन सही है। क्यों कि आपके पास जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनका एक कांस्टेंट प्रेशर होगा और उनका जो है टेम्परेचर सराउंडिंग उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका। तो और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मुस्तकिल नहीं होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड सिर्फ मुस्तकिल नहीं होगा, बैकवर्ड का भी होगा। तो आपके पास C नंबर ऑप्शन प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है, प्रेशर एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और वो अगर गैसियस सब्सटेंस है तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, व्हाट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कन्फर्म द लिचेटियर प्रिंसिपल। इनके ऊपर अगर हम प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर दे, तो यहाँ पर 3 मोल है और यहाँ पर 2, तो बाहर से हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो ये प्रोडक्ट की तरफ आएगा फॉरवर्ड साइड पर, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स कम है तो मालिक्यूल कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो आपके पास डिक्रीज़ इन सिस्टम टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन SO2, इंक्रीज़ इन SO3 प्रोडक्शन। C नंबर ऑप्शन जो है इनकी मकदार बढ़ेगी जब आप बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे। क्यों? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कम है, इसलिए जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट याद रखें कि सिस्टम उस साइड पर शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल की तादाद कम होगी। इनके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, विच स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इज फॉल्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जो गलत है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज, ये बात तो सही है। द सिस्टम इज डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, तो रुकता नहीं है, ये C नंबर ऑप्शन ये गलत है। कलर जो है वो भी स्टेबल होगा। हाउ डज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर affect the microscopic properties of an endothermic reversible reaction at equilibrium। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वो पहले से एंडोथर्मिक है तो आपके पास क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एंडोथर्मिक जिस साइड पर होगा वहाँ पर ये मज़ीद रिएक्शन जो है फास्ट होगा, उसी तरफ पे ये शिफ्ट होगा, क्योंकि आपने बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया है। तो जब एंडोथर्मिक की साइड पे वो शिफ्ट होगा तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देगा। तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड द प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये C नंबर ऑप्शन, यानी आपके पास इस साइड पर ये प्रोडक्ट की तरफ अगर वो एंडोथर्मिक है तो आप बाहर से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो मज़ीद इस साइड पर प्रोडक्ट की तरफ पर शिफ्ट होगा।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी द रिएक्शन N2, इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट व रिएक्टेंट का रेशो है और ये जो कोफिशिएंट है ये एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो आपके पास इसमें जो है ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन NH3, वहाँ से 2 मोल मौजूद है ये एक्सपोनेंट में, और ये दोनों रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में मौजूद है और इनका जो एक्सपोनेंट है हाइड्रोजन का ये, तो ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। इफ़ Kc ग्रेटर देन 1 द इक्विलिब्रियम पोजीशन फेवर, अगर Kc की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पोजीशन फेवर, वो रिएक्टेंट के साइड पे शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड पर, नीदर साइड कैन नॉट बी डिटरमिन। तो आपके पास जब Kc 1 से ग्रेटर होगा तो इसका क्या मतलब कि आपके पास है 10/5, 5/10, 10/10, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर आपके पास 2 आया और ये आपके पास 0.5 आया, तो 0.5 और ये है 2, तो ये 1 से ग्रेटर हैं। तो क्यों ग्रेटर है? इसलिए कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो किस साइड पर जाएंगे? रिएक्टेंट की तरफ। तो ये बैकवर्ड साइड पर शिफ्ट होगा, यानी रिएक्टेंट साइड पर ये शिफ्ट होगा, इनको फेवर करेगा। विच मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज एट इक्विलिब्रियम, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज उसमें नहीं आएगा? इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन, कलर ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तमाम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाएगी, उसका प्रेशर हो, कलर हो, कंसंट्रेशन हो, या उसका इंडिविजुअल जो रिएक्शन रेट है, तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट, ये एक और टॉपिक इसमें शामिल है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन को, आयनाइजेशन को मज़ीद डिक्रीज़ करते हैं, किस चीज़ के थ्रू? जब हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें कि उनकी वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और एक आयन उससे मैच करे। कॉमन आयन इफेक्ट, मुश्तरक आयन का असर क्या होगा? तो द डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन होगी, जो कंसंट्रेशन आयन की होगी, उनको अगर हम मज़ीद कम करेंगे तो हम इसमें एडिशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो खुद ब खुद ज़्यादा तकसीम हो रहा हो, आयनाइज हो रहा हो, विच हैज़ 1 कॉमन आयन। उसमें एक शर्त ये होगा कि एक आयन उसके साथ मुश्तरक होना चाहिए। कैल्शियम फ्लोराइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको कैल्शियम और फ्लोराइड बना रहा है। कैल्शियम क्लोराइड इनको ऐड कर दिया तो इसमें ये एक आयन इनके साथ मैच कर रहा है। अब ये फ्लोराइड इनके साथ भी मिलेगा और यहाँ पर भी डबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या लिचेटियर प्रिंसिपल अप्लाई कर दे। यहाँ पर इस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन इस साइड पर शिफ्ट होगा। अगर हमारे जहन में ये हो कि इस तरह क्यों नहीं होता कि ये कैल्शियम इनके साथ भी मिले और ये भी इनके साथ मिले, तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। इसी तरह एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिटेट आयन और प्रोटॉन बनाएंगे। सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये ऐड करेंगे तो ये एक आयन इनके साथ मुश्तरक है, सेम है, तो अब इनके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, प्रोटॉन यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी, और ये वीक एसिड एसिटिक एसिड बनाएगा। या इस तरह का है, लिचेटियर प्रिंसिपल के मुताबिक एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनको डिक्रीज़ करने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये इस साइड पर शिफ्ट होंगे। ये क्यों नहीं बनता? ये सिंगल एरो से होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिस तरह ये है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट डबल एरो के साथ। तो ये आपके साथ जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट होगा। ड्यू टू द लिचेटियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू रिड्यूस द एडेड आयन कंसंट्रेशन, जब हम इस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उस साइड पे शिफ्ट होगा कि उसमें कमी आए, तो सॉल्युबिलिटी इसकी वजह से जो है डिक्रीज़ होती है। नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो है कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो खुद फुली डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। बाय द एडिशन ऑफ कॉमन आयन रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये कम होगा जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन कम हो जाएगी। इनके अलावा बाय द एडिशन ऑफ कॉमन आयन सप्रेसिंग द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका एक ही मतलब है, आयन की कंसंट्रेशन कम करना या सप्रेसिंग द आयनाइजेशन। इसको हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? इट इज़ यूज टू कंट्रोल द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, जिसको हम जितना डिज़ोल्व करना चाहें वीक इलेक्ट्रोलाइट को, या उनको अगर हम हटाना चाहे, प्रेसिपिटेट बनाना चाहे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। कॉमन साल्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। NaCl से हम HCl गैस पास करते हैं तो उसमें HCl में क्लोराइड आयन होगा तो वो सोडियम के साथ मिलेंगे और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनेंगे।
It is applied the qualitative analysis selectively precipitate certain metals को हम जो हैं इसके थ्रू हासिल करते हैं, उनके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड जो है आपके पास, या मेटल हेलाइड, सिल्वर क्लोराइड, इनकी जो है हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं। उनके लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है कॉमन आयन का। कॉमन आयन और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है कि हमारे पास मखसूस अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मकदार मौजूद है, तो आप वो मोल में भी शो कर सकते हैं कि आपके पास द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या इस तरह भी होगा कि कितना मास जो है सॉल्वेंट के इस वॉल्यूम को फुली सेचुरेट करे, या उनका मास दिया होगा कि आपके पास किसी सॉल्यूट की ये मकदार कि वो 100 ग्राम सॉल्वेंट को जो है फुली सेचुरेट करे, उनको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। या सैंपल कहें कि टोटल कितने जो है डिज़ोल्यूशन हो चुका है, आयन कितने टोटली मौजूद हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो है सॉल्युबिलिटी। दूसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या चीज़ है कि जब ये कॉन्सेप्ट पार्शली सॉल्युबल साल्ट के लिए है कि जब आप सिल्वर क्लोराइड या लेड क्लोराइड पार्शली सॉल्युबल साल्ट, जब वो अपने साल्ट सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और उनके आयन को हम मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट ले लें, ये आपके पास कंटेनर है और ये है सिल्वर क्लोराइड का एक क्रिस्टल, और ये जो है आपके पास आयन बना रहा है सिल्वर ये Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जो है सपोज़ आपके पास 10 यूनिट्स इनके ब्रेक हो रहे हैं और इनके वापस 10 यूनिट बन रहे हैं, तो इस वक्त इस आयन की कंसंट्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट ले लें इक्विलिब्रियम के वक्त, तो इसको हम कहेंगे KSP। अगर ये इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो और इसका हम कंसंट्रेशन इनका जो है प्रोडक्ट ले लें, तो फिर हम कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट भी द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, और KSP जो है वो भी द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, लेकिन KSP इक्विलिब्रियम के टाइम और ये विदाउट इक्विलिब्रियम। जिस तरह हमारे पास KC और QC था, तो QC में इक्विलिब्रियम नहीं था और KC में इक्विलिब्रियम था, लेकिन वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन था और ये एक फिज़िकल फिनोमेना है डिज़ोल्यूशन का, और ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा पार्शली सॉल्युबल साल्ट के ऊपर। इनका जब हम प्रॉपर तरीके से सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन मालूम कर दे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है कि प्रॉपर तरीका क्या है। बाकी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि हर एक साल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन मुख्तलिफ होगा। ये आपके पास इन्होंने आयन बनाए, हम इनका KC इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को यहाँ पर, और जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। अब इनको यहाँ साइड पर शिफ्ट किया, ये जो है सॉलिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इनके जगह ये थर्ड कांस्टेंट KSP लगा दिया। और ये जो कंसंट्रेशन है इस आयन की, इनकी तादाद जो है नंबर्स क्या है इक्वेशन में, तो वो है 2I। आप यहाँ पर फिर 2I जो है पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर यानी अगर आपके जहन में ये हो कि ये 2S जो है 2 कहाँ से आया, इसके लिए ठीक है आपने सॉल्युबिलिटी के लिए ये लगा दिया, ये 2 यहाँ से आया, लेकिन ये 2 कहाँ से आया, तो वो जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो आप यहाँ पर दोबारा जो है इस तरह लगाएंगे कि 2I, और ये लेड एक ही है तो एक ही लेड जो है आपके पास ये मौजूद है, और ये जो चार्ज है ये पावर नहीं है, तो इनको बाहर नहीं लिखेंगे। तो इस साल्ट के लिए हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन मालूम करेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप कोई भी साल्ट ले लें, आप आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर ऑफ आयन्स है, इनको आप इनके बराबर में भी लिख दें और इसके पावर में भी लिख दें। इनके लिए हमने लिख दिया सॉल्युबिलिटी, और ये नंबर में 2 है तो 2, और इनका पावर 2 है तो ये भी लिख दिया। ये इनका नंबर जो है यहाँ पर 1 मौजूद है तो इनको सिर्फ S लिख दिया, किस लिए सॉल्युबिलिटी ये डिनोट कर रहा है। अब इनका बेस सेम है और 2 का पावर ये ले ले तो आपके पास जो है 4 आएगा इससे।
और इनका जो है 1 पावर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे 2, तो जब बेस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो 4s3। अब ये 4 या प्रोडक्ट फॉर्म में है, इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो KSP/4, और जब ये पावर s³ को इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये index 3 बन जाएगा। अगर ये सपोज़ आपके पास 2 होता तो मैं यहाँ पर इनके ऊपर 1/2 लिखता, या 1/2 के बजाय ये अंडर रूट के बराबर है तो मैं यहाँ पर अंडर रूट लिखता। तो आप आसानी के लिए ये याद रखें कि आपके पास जो भी साल्ट 1:2 रेशो में हो, 1:2 रेशो के लिए आपके पास ये रिलेशन होगा KSP=4s³, यानी S= आपके पास ये अंडर रूट के अंदर दोनों जो है ये अंडर रूट में है KSP/4 index 3, या इनके बजाय यहाँ पर आप 1/3 लिख सकते हैं। MCQs में इस तरह भी दे सकते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ साल्ट हैं, इनको देखिए, ये 1:1 रेशो वाले हैं, 1 और ये 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आपको मैंने आसान तरीका ये बताया कि KSP= मैं इनके लिए रिलेशन बना रहा हूँ, S लिख दिया इनके लिए और इनके लिए भी S, और दोनों एक ही हैं। तो आपके पास इनके लिए जो है KSP=s², और इस पावर को जब इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आप 1/2 फिर यहाँ पर लिखेंगे, और 1/2 के बजाय आप इस तरह अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो KSP² S= KSP या KSP 1/2 ये होगा। जब भी आपके पास 1:2 वाले साल्ट होंगे जो पार्शियली सॉल्युबल हो और उसमें रिलेशन हो 2:1 या 1:2, तो आपके पास ये हमेशा ये रिज़ल्ट आएगा कि KSP=4s³। 4 को साइड पे शिफ्ट कर दे, ये आएगा, और S को यहाँ पर आप 1/3 के फॉर्म में लिखना चाहें या इस तरह index 3 के शक्ल में। इसी तरह आपके पास जब 2:3 या 3:2 इस तरह के साल्ट होंगे तो इनके लिए सैंपल यहाँ पर हम लिखेंगे, ये 3s, ये 3 है तादाद में, और इनके पावर जो है 3, ये भी लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर ये तादाद में जो है 2 मौजूद हैं, तो 2s और पावर 2 जो यहाँ पर है होगा वहाँ पे भी लिख दे। अब जो है इनका स्क्वायर ले ले और इनका भी क्यूब ले ले और इनको फिर मल्टीप्लाई करें और इसको जो है आपस में ऐड करेंगे, तो आपके पास KSP और इनका जो रिलेशन है वो आएगा KSP=108s⁵। 108 यहाँ पर शिफ्ट होगा, डिवीज़न में जाएगा, और 5 को जब इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो index 5 लेंगे, या यहाँ पर 1/5 जो है ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में मुख्तलिफ MCQs बना सकते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट का हमने जिक्र किया कि ये भी आपके पास जो है जो आयंस होंगे उनके मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये विदाउट इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। और जब ये अपने साल्ट के साथ आयन इक्विलिब्रियम में होंगे जो पार्शियली सॉल्युबल साल्ट है, तो फिर KSP का नाम देंगे। इनके ऊपर MCQs बनेंगे कि जब आपके पास आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा, जिस तरह हम KC और QC में कहते थे कि QC जब बड़ा हो KC से, तो आपके इसका क्या मतलब है कि आयोनिक प्रोडक्ट विदाउट इक्विलिब्रियम वो तो इक्विलिब्रियम को पहुंचना चाहेंगे, जिस तरह KC में इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में हासिल करना चाहते हैं। इसका मतलब कि बाहर से कोई आयन जिसमें ऐड किया गया है आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है, तो जब आयन की तादाद ज़्यादा होगी वो इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास प्रेसिपिटेशन जो है आकर, और ये मतलब भी ले सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब आयोनिक प्रोडक्ट और KSP बराबर होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि QC KC के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंच चुका है। तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा अगर सैचुरेटेड फॉर्म में हो तो इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है, और इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आयन नहीं है, या इस तरह कहें कि इक्विलिब्रियम में है। आयोनिक प्रोडक्ट जब कम होगा KSP से, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम तो इस वक्त होगा, तो इसमें मज़ीद आयन मज़ीद हम ऐड करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम हासिल करे। ये सॉल्यूशन जो है, एक तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि आयन की तादाद कम है, और दूसरा जो है
ये अनसेचुरेटेड हैं, यानी इसमें जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी KSP की, उस तक पहुंचने के लिए इसमें आपको मज़ीद डिज़ोल्यूशन जो है रिक्वायर होगा, मज़ीद आयन इसमें ऐड करने होंगे। तो IP जब ग्रेटर होगा तो इसमें प्रेसिपिटेशन भी बनेंगे, और ये मतलब भी ले सकते हैं कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। आयोनिक प्रोडक्ट और KSP जब बराबर होंगे तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और इसमें भी एक्स्ट्रा आयन नहीं है तो इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे और ये इक्विलिब्रियम में है। और आयोनिक प्रोडक्ट जब कम होगा तो इसमें भी प्रेसिपिटेशन ये नहीं होगा और ये सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड होगा। इनके ऊपर ये MCQs हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजॉल्व्ड सॉलिड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, आपके पास एक ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, द KSP एक्सप्रेशन, इसके लिए KSP एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एक तो ये बात याद रखें कि आपके पास जैसे ये है कैल्शियम क्लोराइड, तो इनका ये 2 कहाँ से आया? ये इनका चार्ज है, तो ये 2 इनके लिए नंबर्स का काम करेगा, यानी 2 क्लोराइड, लेकिन कैल्शियम के लिए ये चार्ज का काम करेगा, और यहाँ पर है 1, तो ये आपके पास हो जाएगा -1। तो ये -1 ये इनके लिए चार्ज, और ये इनके लिए जो है ये नंबर्स, यहाँ पर 1 ये मौजूद हैं। तो ये Y जो है, जिस तरह हमें ऑलरेडी पता है कि हम कैटाइन पहले और नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास इनका चार्ज है -x, और ये इनका है +y। तो ये इनके लिए चार्ज और ये इनके लिए चार्ज, लेकिन ये x इनके लिए नंबर का काम करता है और ये इनके लिए भी नंबर का काम करता है। तो आपके पास ये B नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। If the KSP of silver chloride is 1.8 into 10⁻⁻10, its molar solubility is, तो इनकी मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होगी अगर ये KSP हो? तो पहले तो आप सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो है रिलेशन मालूम करें। आपको जो ये वैल्यू गिवन है ये है KSP, और 1:1 साल्ट के लिए हमने बताया था, आप इनके लिए S लगा दें, इनके लिए भी S लगा दें, और इनका एक एक नंबर है, तो यहाँ पर भी 1 और ऊपर पावर में भी 1, तो इससे बन जाएगा S²। और S² जब S मालूम करेंगे, ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होगी, तो ये 2 साइड पर हम अंडर रूट में KSP को ले लेंगे, या इनके ऊपर 1/2 लगा दें। तो इस वैल्यू की अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 2 का तकरीबन आता है आपके पास अंडर रूट 1.37, तो ये 1.8 है, तो इसके करीब 1.3 ये वैल्यू मौजूद हैं, और दूसरा 10⁻⁻5 का अंडर रूट, तो ये 5। तो ये ऑप्शन जो है आपके पास सही है। जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं कैलकुलेटर तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, तो ये बेसिक चीज़ जो है ये आप याद रखें, तो इससे आप फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स और ग्रुप इनको जहन में रखें। पीरियोडिक टेबल ये भी अलाउ नहीं होगा टेस्ट में, और कैलकुलेटर या दूसरा कोई गेट्स जो होंगे। द KSP वैल्यू इज़ इफेक्टेड बाय, तो ये टेम्परेचर के साथ जो है इफेक्ट होगा। इनका जो है ये पार्शियली सॉल्युबल, इनके लिक्विड के ऊपर प्रेशर और इसका कोई असर नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ अदर साल्ट का नहीं होगा। तो टेम्परेचर जो है इससे ही इफेक्ट होगा। हर एक मखसूस टेम्परेचर पर जिस तरह मखसूस Kg की वैल्यू होती है, इसी तरह KSP की वैल्यू भी मखसूस होगी। लेड आयोडाइड के लिए एफ सॉल्युबिलिटी एज इज द KSP इक्वल टू, तो ये 1:2 है आपके पास, तो आप क्या करेंगे S⁻1, और इनके लिए S, तो यहाँ पर भी 2 लिख दे और यहाँ पर भी 2 लिख दे, जो इनके पास 2 है। तो इससे क्या बनेगा, ये यहाँ पर 4S² ये आ गया, और यहाँ पर ये है S। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास 4S³ ये आएगा। तो KSP 4S³ इनके बराबर होगा। कॉमन आइन इफेक्ट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी बिकॉज, इसमें एक आइन मुश्तरक होगा, इक्विलिब्रियम शेप टू प्रेसिपिटेट मोर सॉलिड, ये बैकवर्ड साइड पे जाएगा और आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो जब हम कॉमन आइन ऐड करेंगे तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टेंट साइड पे जाएगा, यानी वापस उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी।
तो आप ली चैटलियर प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन ये भी आ सकता है। बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। ए QSP और क्यों और IP यानी IP आयोनिक प्रोडक्ट, इसके बजाय क्यों भी आ सकता है। QSP इससे भी बाद बुक में डिनोट करते हैं। तो अगर ये KSP से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो इससे हम क्या मतलब लेंगे, तो इसका मतलब कि सुपर सेचुरेटेड है, इसमें आयन की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा है, सेचुरेटेड से ज़्यादा है। द कॉमन आयन इफेक्ट डिस्क्राइब, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी विद कॉमन आयन, कॉमन आयन की सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो ये आयनाइज होकर CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ही बनाएगा। ये खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1.34 जो इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1.34% इतना ये डिसोसिएट होता है। तो अगर इसमें हम CH3COO Na को ऐड करेंगे तो ये आपके पास पूरी डिसोसिएट होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपके पास सैंपल आप इस तरह कहें कि प्रोटॉन के पास डबल अपॉर्चुनिटी आ गई, इनसे भी मिल सकता है, इनसे भी मिल सकता है और ये बनेगा। या ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक आपके पास एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई तो ये रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये क्यों नहीं बनता, तो हमने कहा था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। एडिंग सोडियम क्लोराइड टू सिल्वर क्लोराइड में अगर हम सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट बना देगा। NaCl स्ट्रॉन्ग है और सिल्वर क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। विच पेयर शो द कॉमन आयन इफेक्ट, तो एक आयन जो है मुश्तरक होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होना चाहिए। तो आपके पास ये लेड आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोडाइड का आयन इसमें कॉमन है, और वहाँ पर लेड आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट उसमें कॉमन आयन है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो कॉमन आयन आयोडाइड दोनों में मौजूद है और ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक। कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्यूशन एडिंग सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड को अगर हम सोडियम फ्लोराइड में ऐड कर दें तो क्या होगा, इसमें जो है आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्यूशन एडिंग सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड में हम सोडियम फ्लोराइड ऐड कर देते हैं, वो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन इनकी तादाद कम हो जाएगी, या नो इफेक्ट, या मिक्स सॉल्यूशन एसिडिक, या इंक्रीज कैल्शियम। तो आपके पास ये जो है कैल्शियम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपके पास कैल्शियम आयन और प्लस ये फ्लोराइड आयन ये बना रहा है। अगर हम इसमें सोडियम फ्लोराइड ऐड करें तो एक आयन इसमें कॉमन है फ्लोराइड, तो ये फ्लोराइड अभी जो है ये इससे भी मिल सकता है और ये अपने वाले फ्लोराइड से भी, और ये कैल्शियम फ्लोराइड बनाएगा। तो कैल्शियम Ca+2 की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी, डिक्रीज। बफर सॉल्यूशन ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर का लफ्ज़ी मतलब क्या है, बर्दाश्त करना। तो जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो वो pH को चेंज नहीं होने देता, वो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस को बर्दाश्त कर लेता है। जिस तरह गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं तो उनको बर्दाश्त कर लेते हैं उस सदमे को, जब ब्रेकर के ऊपर जाते हैं या किसी गड्ढे में जाते हैं। तो बफर सॉल्यूशन शॉक एब्जॉर्बर, लिटरल मीनिंग है ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH। अगर हम थोड़ी मकदार में एसिड बेस ऐड कर दें किसी सॉल्यूशन में और वो pH चेंज होने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करे, यानी अपने pH को मेंटेन रखना चाहें, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर की pH 7 से कम होगी और बेसिक बफर की pH 7 से ज़्यादा होगी। और ये बनेंगे कैसे, मेड ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इनका ऐसा साल्ट होगा, वीक एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा और इस वीक एसिड का ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता है। जैसे आपके पास एसिडिक एसिड है तो एसिडिक एसिड के साथ हम कौन सा साल्ट मिक्स कर सकते हैं या कॉन्जुगेट बेस मिला सकते हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी NaOH के साथ इनका जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एसीटेट बनाएंगे ये। तो
तो हमने वहाँ पे सोडियम एसीटेट, तो इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बजाय पोटाशियम एसीटेट, वो भी कर सकते हैं KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दे। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो भी सॉल्ट बनेगा किस लिए कि वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ये लॉजिक इसमें होगा। बेसिक बफर जो है उसका pH 7 से ग्रेटर होगा, ये किसके बीच में बनेगा, वीक बेस और वीक बेस का ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनता हो, ये वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, तो आप ये जो है साल्ट इनके ले सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट, हाइयर कंसंट्रेशन होगा तो हाइयर बफर कैपेसिटी होगी। बफर कैपेसिटी का क्या मतलब कि आपके पास एक pH यूनिट चेंज करने के लिए जितना हम उसमें एसिड बेस डालते हैं तो उनको बफर कैपेसिटी कहा जाता है कि वो pH 3 से 4 हो जाए या pH 3 से 2 हो जाए, तो एसिड बेस के उस अमाउंट को हम कहेंगे कि इनकी बफर कैपेसिटी है। जितना किसी बफर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उनकी बफर कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। pH कैलकुलेशन इसकी जब करते हैं तो उसमें हम हेंडरसन हेज़लबाच इक्वेशन इनके लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिक बफर के बनाने के लिए। और वो जो है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट टू और एसिड, साल्ट के बजाय वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी मेंशन होगा तो भी ठीक है, क्योंकि हमें वो कॉन्जुगेट बेस तो डायरेक्ट नहीं मिलता, आप साल्ट के शक्ल में लेंगे। ब्लड इन ह्यूमन ब्लड जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में हमारा ब्लड pH होता है। ये कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट बफर के तौर पर हमारी जिस्म ब्लड में काम करते हैं। जब हम एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो वो उनको भी न्यूट्रलाइज़ करते हैं, pH चेंज होने नहीं देता। बेसिक चीज़ें खाते हैं तो वो उनको भी न्यूट्रलाइज़ करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा अमाउंट में एसिडिक, जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज 50-60 खा लें तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, या आप जो है 2 किलो पकौड़े खा लें बेसिक हैं तो वो आपको बफर जो है वो pH चेंज कर देगा और आपका बफर 7.35 से अगर नीचे आएगा तो भी नुकसान है और अगर ऊपर जाएगा तो भी नुकसान है। जब बिलो द 7.3 आएगा इसको एसिडोसिस कहा जाता है और जब ऊपर जाएगा उनको अल्कोलोसिस कहा जाता है। और डाइल्यूशन जो है डज नॉट चेंज, अगर आप सिर्फ पानी ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन में तो उसमें जितना H जाएगा उतना OH भी होगा, वाटर तो एम्फोटेरिक है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बफर एक्शन क्या है, ये बफर सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस शो करता है pH चेंज होने के ख़िलाफ़, इसको बफर एक्शन कहा जाता है। हेबर प्रोसेस, आपके पास जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डायरेक्ट कम्बिनेशन से अमोनिया हम बनाते हैं आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इनको हेबर प्रोसेस कहा जाता है। इनके लिए टेम्परेचर 450 से 500 ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी ये मजबूरन आपको देना पड़ेगा और ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके लिए कम टेम्परेचर जो है ज़्यादा फेवरेबल होगा, लेकिन फिर इनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो इसलिए 450 से 500 ये मजबूरन ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, इससे हम कम नहीं करवाते। प्रेशर इसमें 200 से 250 या 300 ATM ये इसमें प्रेशर रिक्वायर होगा। कैटलिस्ट आयरन यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड जो है इनको प्रोमोटर के तौर पर, यानी आयरन मज़ीद उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक नेचर है। अमोनिया जो है ये फर्टिलाइज़र वगैरह, एक्सप्लोसिव मटेरियल और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसमें जो है एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी जब अमोनिया बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, मोल कम होंगे, मालिक्यूल कम होंगे, कोलिजन कम होगा, एंट्रोपी जो है कम होगी। आपके पास नाइट्रोजन ये हम एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू 78% जो है ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हाइड्रोजन जो है ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस CH4 से हासिल करते हैं। यील्ड हमारे पास ये जो है 15% गैसेस आर कंटिन्यूसली इसमें जो है रिसाइकल होता है। यील्ड पर पास जब एक ही दफ़ा ये साइकिल या नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास करते हैं तो 15% इसमें यील्ड मिलता है हमें एक साइकिल में, कम्बिनेशन में। विच कम्बिनेशन ऑफ ए सब्सटेंस वुड नॉट फंक्शन
एज एन इफेक्टिव बफर सॉल्यूशन। कौन सा इफेक्टिव बफर के तौर पर काम नहीं करेंगे? तो ये आपके पास जो है वीक और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ है, तो ये ठीक है आपके पास। ये वीक बेस और ये इनका ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ है, तो ये भी ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बैकवर्ड साइड पर नहीं आएंगे, तो ये गलत है। तो नंबर 1 आपको वीक एसिड और वीक बेस को ढूंढना है, वीक बेस, और उसके बाद जो है इनका ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो, और इनका ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो, तो ये पेयर आपको जो है ये ढूंढना है। तो ये ए बी और डी जो है ये ठीक है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ये सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग और ये भी। बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल मोल्स of weak acid and its conjugate base. If a small amount of strong acid is added, what happened to the pH and the ratio of the conjugate base to the weak acid? आपके पास जो है pH इंक्रीज होगा शार्पली या रेशो। तो इनको आप देखिए कि if small amount of strong acid जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास small amount of strong acid added, what happened to the pH? तो pH आपके पास जो है ये डायरेक्ट रिलेशन में है, तो pH जो है ये डिक्रीज होगा। ए बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, ये दोनों जो है एक ही अमाउंट में मौजूद है। तो जब आप बाहर से एसिड ऐड करेंगे तो ये इनके साथ जो है इन्वर्स रिलेशन में, तो pH डिक्रीज होगा। तो pH डिक्रीज स्लाइटली, रेशो डिक्रीज स्लाइटली, रेशो भी डिक्रीज़ होगी इनके बीच में, और ये pH जो है ये भी डिक्रीज़ होगी। तो ये था आपके पास बफर सॉल्यूशन के मुतालिक। आप ये नेक्स्ट स्लाइड जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप सॉल्व कर दे, इनके ऊपर ट्राई करें और इनका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता दें। मैंने कंटिन्यूसली 2 लेक्चर जो है तैयार किए, तो इसलिए बाकी मैं जो है थक गया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता दें कि इनका क्या आंसर होगा, और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका लास्ट स्लाइड है। थैंक यू।